दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। दर्शकों आप सभी जानते हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य एक ऐसा मंच है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में अवगत कराते हैं। इसके पीछे हमारी अभिव्यक्ति यही है, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। इसी श्रृंखला में एक खास बातचीत आज हम करेंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं हृदय संबंधित कुछ शल्य चिकित्सा के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ भ्रांतियों को भी आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से दूर करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। डॉक्टर किन्नरेश बारिया सर हैं, आप कार्डियक सर्जन हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये हम सजीव फोन इन होता है, तो आप शाम को 5 बजे तक डॉक्टर किन्नरेश बारिया सर से सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होंगे शाम को 5 बजे तक, और उनसे आप डॉक्टर से फ़ोन करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। और सर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, चूँकि ठंड का मौसम है और लगातार टेम्परेचर भी बहुत तापमान गिरते जा रहा है, ऐसे में देखा गया है कि हृदय संबंधित बीमारियां, हृदय घात की अगर हम स्पेशली बात करें तो उसके केसेस थोड़े सामने ज़्यादा आते हैं, देखने में ज़्यादा आते हैं। तो ये कहाँ तक इसमें सत्यता है और इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? देखिए, इसमें ऐसा है कि आप अपने जो ठंड के अनुसार वस्त्र ना पहने तो अपना बॉडी एक अपना तापमान मेंटेन करने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उसमें पहला आता है कि आपके जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है वो सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ी हुई आर्टरी में आपको हार्ट को ज़्यादा काम करना रहेगा। हम लोग डिमांड और सप्लाई मिसमैच बोलते हैं इसमें। तो ऐसे में अगर आपका हार्ट अगर पहले से ही डिजीज्ड है इसमें और उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जो पहले से डिजीज आर्टरीज में है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। हमारी सलाह ये रहती है सर्दियों के दिनों में ठंड के अनुसार वस्त्र पहने तो आप काफ़ी हद तक उससे बच पाएंगे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ठंड के दिनों में जो तापमान बाहर का और घर के अंदर का तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऐसे में जब सडनली एक्सपोजर होता है तो शरीर को या दिल को हम मान रहे हैं कि ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ऐसे में अगर डिसीज़ है तो दिक्कत तो बढ़ सकती है, तो उसका ख्याल आपको रखना आवश्यक है। कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ठंड से बचने के लिए लोग जो है घर कमरे के अंदर जो है मिर्ची लगा लेते हैं, कोयले की मिर्ची लगाते हैं, कहीं गैस जला लेते हैं या बिजली के ऊपर जला लेते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक? दूसरी भी, और ठंड से बचने के लिए लोग शराब पीते, सिगरेट पीते, बार बार चाय पीते, ये कितना बड़ा नुकसानदेह है? जी, इसमें ऐसे है कि आप कोई भी चीज़ जला रहे हैं और उसे इनहेल कर रहे हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगा। आप तापमान मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे हैं, जैसे आप हीटर लगा लीजिए, वार्मर लगा लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो, तो उससे ज़्यादा फायदा रहेगा। दूसरा आपने ये पूछा कि कुछ ऐसे अल्कोहल का सेवन या चाय का अति सेवन या आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग से नुकसान ज़्यादा है, इससे फ़ायदा होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। बिल्कुल, कहीं न कहीं हम गलत तरीके अपनाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और वो कहीं आगे जाके नुकसानदायक भी हो जाता है। उसमें शरीर को अत्यधिक गर्म रखने की कोशिश, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग भी इसमें नुकसानदायक है। सर जैसे कि हृदयघात की बात हुई, तो हृदयघात का व्यक्ति जब आपके पास आता है, या हमने देखा है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचता है तो डॉक्टर उसको 2-3 ऑप्शंस भी कई बार देते हैं। तो हृदयघात का इलाज किस प्रकार से आप लोग करते हैं? देखिए, एक बार व्यक्ति को हृदयघात हुआ तो वो या तो इमरजेंसी में आएगा या पहले से उसको पता रहेगा कि मेरे को ये बीमारी चल रही है और अभी अचानक से उसको सिम्टम्स बढ़ गए हैं या तकलीफ ज़्यादा हो रही है। ऐसे में जब वो इमरजेंसी में आया है तो पहले हम उसका ईसीजी करते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जिससे पता चलता है कि ये हृदय से संबंधी ही है, और उसके बाद हम उसको इमरजेंसी प्रोसीजर में एंजियोग्राफी की एडवाइस करते हैं। एंजियोग्राफी यह प्रक्रिया है कि आपके हार्ट की आर्टरीज कितने लेवल तक डिजीज हैं वो पता चलता है, और उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट होना है। यूजुअली क्या होता है, आपके सिम्टम्स या तो 50 से 70% आर्टरी डिजीज हो जाए तभी पैदा होते हैं, और उससे अनुसार फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पे आपको ट्रीटमेंट एडवाइस की जा सकती है। इसके हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट 3 तरीक़ों से हो सकती है। या तो आप अगर उस मेडिसिन ले रहे हैं, या उसके एंजियोप्लास्टी एडवाइस कर सकते हैं, या स्टेंटिंग, या डिजीज़ इतना आगे बढ़ चुका है कि अभी आपको बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए। इन सबके अपने अपने खुद के इंडिकेशंस हैं जिसके आधार पर ट्रीटमेंट तय की जाती है। बिल्कुल, 3 तरीके हैं, या तो दवाई के ज़रिए, या एंजियोप्लास्टी, या फिर बाईपास। हाँ, इसके क्या इंडिकेशन है वो तो हम डॉक्टर बारिया सर से पूछेंगे। इस बीच में कॉलर हैं, महेंद्र पटेल हैं दमोह से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें महेंद्र जी।
जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब जी मेरा नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठंड का मौसम चल रहा है, बीपी ऊंचा नीचे रहता है, जो हर पेशेंट उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे अपना बीपी कंट्रोल करना चाहिए, और गैस बनता है या चीनी में दर्द होता है तो कैसे जाने के हाथ उठाए या गैस हुए तो इसमें क्या लक्षण है, थोड़ा सा इस जी। प्रकार जाने सर नमस्कार। आ, इन्होंने जैसे बताया कि बीपी की समस्या के लिए कैसे ट्रीटमेंट लें या कैसे हाँ, उसके ठंड में हाँ, ये भी सर एक भ्रांति है कि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, अनुमानित ब्लड प्रेशर हाई रहता है, देखिए ऐसा मैं पहले भी बताया आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली ठंड से रिएक्ट कर रही है। आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बॉडी मेंटेन करने के लिए उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से, और इसमें एक मेजर है कि आपकी पेरिफेरल आर्टरीज सिकुड़ती हैं थोड़ी सी, तो उसकी वजह से बीपी आपका ठंड के दिनों में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। लेकिन हम सिर्फ 1-2 रीडिंग के बलबूते पर बीपी की दवाइयाँ एडवाइस नहीं करते हैं। आप पूरा उसका चार्ट रखिए, हर 15-20 दिन में एक बार रिकॉर्ड बनाइए, और वो चार्ट में सारी वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं तब आपको दवाइयाँ या कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जी। अभी तो। और बीपी में ऐसा है कि आपको रेगुलरली एक चार्ट बनाना रहेगा, जिसकी आधार पे आपकी दवाइयाँ और गोलियाँ एडवाइस की जाएंगी। और खाने में आप देखिए तो उस बीपी में ये नमक का काफ़ी रोल रहता है, तो नमक कम खाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी जी बिल्कुल सर। अगर ऐसे में ये भी आप लोग सलाह देते हैं कि ठंड के दिनों में थोड़ी दवाई का डोज बढ़ा देते हैं, या फिर वो दवाई डिपेंड करती है कि आपका किस प्रकार से हार्ट रिएक्ट कर रहा है? नहीं, दवाई का डोज अपने हिसाब से ना बढ़ाएं। जो जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो उनसे सलाह ले लीजिए, और अगर डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप दवाई ले रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा। आप खुद से ना करें कुछ। जी बिल्कुल। और यूजुअली हमेशा ऐसे डोज नहीं बदला जाता ठंड की ऋतु में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो डोजेस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर हम कार्डियक या हार्ट संबंधित बीमारियों की बात कर रहे हैं तो उसमें उसी पर आप वही डोजेस लें, बिना डॉक्टर की सलाह के वो डोजेस में कोई बदलाव ना करें। डॉक्टर बारिया सर, जैसे आपने बोला कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दवाई गोली से हम अगर हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, सबका कुछ इंडिकेशंस होता है। तो एंजियोप्लास्टी जो एक तो टर्म को थोड़ा सा अगर आप आम भाषा में समझा पाएँ, और उसका क्या इंडिकेशंस होते हैं? देखो, एंजियोप्लास्टी है जिसमें आपके हार्ट के जो आर्टरीज हैं उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, और उसमें ऐसे है कि ये या अदर स्टेंटिंग या बलून से की जाती है। रोग के आधार पे उसका तय रहता है कि क्या करना चाहिए। अगर आपको हार्ट की 3 मेजर वेसल रहती है, अगर कोई सिंगल वेसल डिजीज़ है या कोई उसका सेगमेंट ऑफ डिजीज़ काफ़ी कम है तो उसमें एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाती है। अगर आपको डबल वेसल डिजीज़ है या ट्रिपल वेसल डिजीज़ है तो उसमें बाईपास सर्जरी ही एडवाइस की जाती है, जिसके फ़ायदे अच्छे हैं। अगर डबल वेसल डिजीज़ है लेकिन उसके एरिया वैसे है कि अगर स्टेंटिंग हो सकती है तो कई बार उसमें भी स्टेंटिंग एडवाइस करी जाती है। जी सर, स्टेंटिंग में एग्जैक्टली करते क्या हैं जैसे डॉक्टर्स? ये जैसे आपके किसी भी पेरिफेरल आर्टरी, आज तक ज़्यादातर रेडियल आर्टरी से कर रहे हैं, पहले फिमोरल आर्टरी से भी करते थे, तो एक्सेस पेरिफेरल रेडियल या फिमोरल आर्टरी से एक्सेस लेके आपके जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसको अंदर से पहले बलून से डायलेट करके फिर उसमें एक ड्रग इल्यूटिंग या बेयर मेटल स्टेंट बिठाया जाता है, ताकि ब्लड का दौरान वहाँ पे चाल बनी रहे। हाँ, चाल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ब्लड यानी कि जो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है वो हर टिश्यू को, हर जगह को उसकी ज़रूरत है, और जैसे दिल का भी मसला रहता है, हृदय में भी उसी ब्लड की ज़रूरत रहती है। अगर ब्लड वो पहुंचता नहीं है, ऐसे में अटैक आता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, और बैलूनिंग के ज़रिए या उस नली को थोड़ा सा चौड़ा करके वहाँ पर ब्लड का दौरान बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सर, एक एंजियोग्राफी, एक वर्ड को भी मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे। एंजियोग्राफी एक वैसे तो इन्वेस्टिगेशन है जो अक्सर हमने देखा है कि सभी कार्डियोलॉजिस्ट लिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक डर, एक भय एंजियोग्राफी को लेके बना रहता है कि एंजियोग्राफी कराना मतलब कहीं ना कहीं हमें स्टेंट लग जाएगा या फिर हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो वो भय किस प्रकार से आप लोग कन्विंस करते हैं पेशेंट को, और उसका भय कैसे दूर होता है? देखिए, एंजियोग्राफी एक है कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, उससे आपकी बीमारी के बारे में पता चलेगा, और अगर बीमारी का आपके जो डायग्नोसिस अच्छे हुए हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो सकता है ना। तो एंजियोग्राफी तो एक बेसिक प्रोसीजर है, उसके बिना हार्ट का ट्रीटमेंट, या कार्डियक अटैक हुआ है या करोनरी आर्टरी डिजीज़ है आपको, या इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हम बोल सकते हैं ब्रॉड टर्म में, तो उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाएगा। तो एंजियोग्राफी से डरना नहीं है, वो अभी तो आराम से हो सकती है,
जी सर, ऐसे कुछ स्कैन्स भी आजकल हमने देखा है कि एडवांस स्कैन्स आ गए हैं जो रिप्लेस भी कई बार मानते हैं कि ये एंजियोग्राफी का रिप्लेसमेंट है। क्या इस तरह का कोई स्कैन है? देखिए, एंजियोग्राफी में आप कन्वेंशनल रेडियल या फीमोरल से कर सकते हैं। अभी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सीटी स्कैन थ्रू भी ये जांच हो रही है। लेकिन सीटी स्कैन में क्या है, अभी एंजियोग्राफी में कुछ नई तकनीकें आ गई हैं, जैसे एफएफआर बोल लेते हैं या आईवस बोल लेते हैं, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड या फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। इससे क्या है, एंजियोग्राफी अगर आप कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं तो आप उस जो वेसल है उसका ट्रीटमेंट होना है या नहीं आगे वो भी तय कर सकते हैं। अच्छा। जो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के थ्रू आपने अगर एंजियोग्राफी कराई है तो उसमें ये तय कर पाना मुश्किल रहता है। बिल्कुल, कहीं ना मतलब कहीं हर चीज़ के अपने फायदे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर ट्रीटमेंट पार्ट भी हमें साथ में करना है तो एंजियोग्राफी एक बेस्ट डायग्नोस्टिक तरीका है जो जिसके साथ तुरंत ट्रीटमेंट भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, स्टंट भी डाल सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप साहू, डॉक्टर प्रदीप साहू सर हैं भोपाल से। आपका कार्यक्रम में स्वागत है सर, अपना प्रश्न पूछ लें। डॉक्टर प्रदीप। न्यू वर्ष में स्टूडियो के माध्यम से आपसे पहली बार मुलाकात हो रही जी सर। आपको और डॉक्टर साहब को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी शुभकामनाएं। जी सर, प्रश्न पूछ लें। मेरा डॉक्टर से एक जनरल प्रश्न है, जनरल अवेयरनेस के लोगों के। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर, एक मिडिल एज हेल्दी पर्सन को नॉर्मल रूटीन में विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ब्लड थिनर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? बस ये मेरा। जी देखिए, एक सलाह रहती है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ना लें। आप भी किसी भी एज ग्रुप के हो, प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई लेना उचित नहीं है। ओवर द काउंटर ड्रग्स कई कबार मिल जाती हैं, कई कबार पेन किलर्स कोई दे देता है, लेकिन ब्लड थिनर्स एक ऐसी कैटेगरी की ड्रग है जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन तो ना ही लें। बिल्कुल, इससे कभी आपको फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल एक मैसेज बहुत ज़रूरी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो कोई भी ड्रग नहीं लेना चाहिए। और फिर बात अगर ब्लड थिनर्स की है तो उसको बिना कार्डियोलॉजिस्ट या बिना हेमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बिना सलाह के बिल्कुल भी ना लें, ये तो ज़रूरी है। ओके थैंक यू डॉक्टर। जी थैंक यू सर। सर, एक बाईपास और एंजियोप्लास्टी को लेके लोगों के मन में हर समय से शंका बनी रहती है, भले डॉक्टर के मन में नहीं है लेकिन एक सेकंड ओपिनियन का एक तरह से फैशन है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हम सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं, तब बात होती है शल्य चिकित्सा, दिल की, हृदय की, तो फिर कन्फ्यूजन आसानी से दूर नहीं होता। तो क्या क्राइटेरिया है एंजियोप्लास्टी का और बाईपास का, इन दोनों में क्या डिफरेंस रख के आप लोग ये डिसाइड करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, आपने कोई भी मरीज़ आता है तो पहले उनकी एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी होने के बाद उनका डिजीज़ क्या है, कौन से लाइन ऑफ, मतलब सिंगल वेसल डिजीज़ है, डबल वेसल डिजीज़ है या ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं, जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, इन सब के आधार पर ट्रीटमेंट तय होता है। अगर पेशेंट को, और इन सब की गाइडलाइंस हैं, ऐसे नहीं है कि आज कुछ शुरू हुआ और अभी अप्लाई कर रहे हैं। इस कुछ लिखित गाइडलाइंस है जिसके अनुसार ट्रीटमेंट हो रही है और होती जाएगी। इसमें ऐसे है कि सिंगल वेसल डिजीज़ है, अगर वो स्टेंटेबल है या उसकी डिजीज़ कम है तो उसमें स्टेंटिंग की जाती है। डबल वेसल डिजीज़ विथ डायबिटीज़ हो तो बाईपास सर्जरी प्रेफर करते हैं। अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ है तो उसमें बाईपास सर्जरी से ज़्यादा फायदा है। लेकिन साथ में पेशेंट की कंडीशन भी ये देखनी है। कई बार ऐसे होता है कि रिस्क जब बढ़ जाते हैं तो रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट तय करना पड़ता है। जी सर, चूँकि आप तो काफ़ी सर्जरीज़ कर चुके हैं, करीबन 3000 सर्जरीज़ आप कार्डियक कर चुके हैं। ऐसे में एक ऐसी स्टेज आती है जब पेशेंट एंजियोग्राफी के बाद उसे तुरंत डिसाइड करना होता है कि अभी आपको एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा, आप डिसाइड कर लें। कंसेंट लेना तो बिना कंसेंट के तो प्लास्टी हो नहीं सकती, तो उसमें पेशेंट कंफ्यूज होता है, फिर सेकंड ओपिनियन लेने वाली स्थिति भी नहीं बनती है। तो उस समय वो किस प्रकार से वो डिसाइड होता है, उसमें कितना मुश्किल होता है पेशेंट को कन्विंस करना? देखिए, ऐसे है कि जब आप एंजियोग्राफी करा रहे हैं तब आपको ऑलरेडी कुछ सिम्टम आए हुए हैं, या आप हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं, या आपको छाती में दर्द है, ऑफ एंड ऑन चेस्ट पेन हो रहा है और आपको एंजियोग्राफी और प्रोसीजर टेबल पे लिया गया है। अभी ड्यूरिंग प्रोसीजर कुछ डायग्नोसिस बनी है। अभी एंजियोग्राफी में भी ऐसे है कि कुछ ऐसे गोल्डन आवर्स बताए जाते हैं कि आप 2-3 घंटों में अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, 2-3 घंटों में एंजियोग्राफी करें और अपना ट्रीटमेंट ले तो हार्ट को कम डैमेज होता है। हार्ट के मामले में एक बार ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया तो जितना जल्दी कराए उतना ज़्यादा फायदा रहता है। हार्ट के मामले में आप डिले नहीं कर सकते क्योंकि वैसे ही उतने आपके टिश्यू और उस पर हार्ट पे ज़्यादा डैमेज होगा। जी, तो जो फिर एक बार ऐसे है कि आपका डायग्नोसिस बन गया तो फिर आप पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव्स को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। जी, तो जैसा डॉक्टर सलाह दें वो करना उचित रहता है। बिल्कुल, सेकंड ओपिनियन लेना
गलत नहीं है, लेकिन कई बार सेकंड ओपिनियन के चलते हम पेशेंट की बीमारी बढ़ा लेते हैं और अपना वाले की मुसीबत और बढ़ जाती है, उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और ऐसे में जहाँ काम एंजियोप्लास्टी से आसानी से हो रहा था, वहाँ पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के बाद भी उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हार्ट आप डैमेज कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चिकित्सक की सलाह को उस पर विश्वास रखें। सही चिकित्सक का चुनाव बहुत ज़रूरी है अगर हार्ट की बात करें। सर, अगर हम देख रहे हैं कि आजकल यंगस्टर ऐसा हम लोग मीडिया में भी आता है, पेपर्स में भी आता है कि यंगस्टर ट्रेडमिल पे यहाँ पर तुरंत उसको अटैक आ गया, और बहुत सारे लोग जिम और बहुत फिट लोग भी इससे शिकार होते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी कई बार हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, इसमें ऐसे है कि हम लोग हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर देते हैं। कोई भी चीज़ आप अति उत्साह या आपके लिमिट के बाहर या आपके स्टेमिना के बाहर करने जाओगे तो उसमें ज़्यादा नुकसान ही रहता है। आप रेगुलर कुछ भी काम कर रहे हैं उससे फ़ायदा रहता है। तो कुछ चीज़ अचानक से ना करें। और इसमें जिम और ट्रेडमिल में आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का ज़्यादा, जैसे आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में काम करें, पहले अपने आप को वार्म अप कर लें और फिर ये सारी चीज़ें करें। और कोई भी चीज़ अचानक से ना उठाएं। और इसमें एक और है कि जो आपके जिम है या उसके बाद आप पूरी तरह से रेस्ट ले। कुछ लोग क्या करता है, अचानक से उसके बाद अपने रोजिंदा कार्यक्रम में चले गए, तो उसमें ज़्यादा हानि रहती है। जी, मतलब कोई भी चीज़ की शुरुआत बहुत स्लो करें। एकदम से बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज या लगातार बहुत लंबे समय के लिए करना नुकसानदायक हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप हार्ट अपनी लिमिट को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कीजिए। बिल्कुल, धीरे धीरे फायदा होता है। यू कैन इंक्रीज योर लिमिट, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा, वो अचानक से कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल, एक लंबे समय तक एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी है, लेकिन स्लोली आप शुरुआत करें और रेगुलर रूटीन बहुत ज़रूरी है। एकाएक बदलाव आता नहीं है। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं भी तो भी एक्सरसाइज डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। सर, एक बार किसी को अगर स्टंट डल गया तो उसका एक हाथ यहाँ पर ही रहता है कि अब कब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में क्या वो एक रूटीन लाइफ स्टंट के बाद अगर 1 या 2 स्टंट डलें तो एक रूटीन लाइफ वो कब से अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी सकता है? क्या वो दूसरों की तरह दौड़ सकता है, ग्राउंड पे खेल सकता है, क्या सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है? देखिए, हार्ट की मेजॉरिटी ऑफ ट्रीटमेंट इसीलिए की जाती है कि टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। हम भी यही चाहते हैं कि आप फिर से अपनी जो रोजिंदा ज़िंदगी है वो आराम से जी सकें, और साथ में ये भी चाह रहे हैं कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो हार्ट की ट्रीटमेंट के बाद आप कुछ भी ऐसे लिमिटेशंस नहीं होते हैं, आप धीरे धीरे अपना सारा काम कर सकते हैं। मतलब कितने लोग हैं ऐसे हैं कि जो पहले जो काम कर रहे थे वो और भी अच्छे से वो काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी रहे, उसमें और इंक्रीमेंट हो, वो बढ़े, आप अच्छी लाइफ जिए, इसलिए इस तरह की सर्जरीज शल्य चिकित्सा कार्डियक होती हैं, हार्ट की होती हैं, एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो डेफिनेटली आप उसका फ़ायदा उठाएं और एक अपनी और लाइफ अच्छी जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। डर से दूर भागना पड़ेगा और डर के आगे जीते सर इसमें। तो बिल्कुल सर, एक यूजुअली हम जब कॉमन चेकअप कराते हैं हेल्थ चेकअप के नाम से, जितने भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ज़रूर होती है। तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल जो ये पूरा एक समूह है, क्या यही जिम्मेदार है हार्ट अटैक का? तो इस पे किस तरह से हम वॉच रख सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक में सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। आपकी इसमें आपके जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके जो क्या काम कर रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं वो आ जाएगा, आपके डाइट क्या ले रहे हैं, फिर आपको फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, और साथ में ये है कि आप डाइट में मैंने बोला तो ये लिपिड और उसका मेजॉरिटी से रोल आ जाएगा जी। फिर उसमें ऐसे है कि आपको पहले से कोई डिजीज़ है या नहीं, और साथ में कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, तो इन सब फैक्टर्स जब मिलते हैं तब हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है जी। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या कितने साल में चेक कराना चाहिए अगर 45 के ऊपर की एज है, और वो किस प्रकार से कम किया जा सकता है? करते हैं कि आपके 40 के ऊपर एज है तो आप हर सालाना एक बार हेल्थ चेकअप करा ही लीजिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो उसमें मस्ट है। अगर आपको किसी फैमिली हिस्ट्री है या आपके किसी नियर परिजन में किसी को ये बीमारी है या आपको खुद से पहले कभी ऐसा हो चुका है, तो हर 10 साल में एक बार एंजियोग्राफी भी एक बार कराना उचित रहता है ऐसे में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मल्टी फैक्टोरियल यानी बहुत सारे कारण हैं, उसके बाद हार्ट डिसीज़ होती है। अगर हम देख रहे हैं हमारा लिपिड प्रोफाइल जो हम सब लोग बहुत रूटीन लाइफ में कराते हैं, और वो अगर ठीक है तो हम मान लेते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं हार्ट डिसीज़ के। तो एक बार डॉक्टर के सलाह ज़रूर, अपनी हेल्थ चेकअप के दिखाने के बाद भी सलाह ज़रूर लेते रहें।
सर एक समय था जब अगर हार्ट की सर्जरी की बात करें तो वी रश टू मेट्रो सिटीज़, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे। अब इसमें बदलाव आ गया है, कहीं ना कहीं भोपाल तो खैर बड़ा शहर है और भी छोटे शहरों में भी इस प्रकार की सर्जरी हो रही है। तो क्या सर्जरी के तरीके में बदलाव आया है कि लोग अब पहले से ज़्यादा जागरूक और विश्वास करने लगे डॉक्टर? देखिए, कार्डियक सर्जरी ऐसा है कि वो सब्जेक्ट को ही अभी 80 साल होने का है, तो 80 ईयर्स पुराना सब्जेक्ट है और ओवर ए पीरियड उसकी टेक्निक्स ऐसे इतना बेहतर हो चुके हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगे हैं। और कार्डियक सर्जरी अभी ऐसे नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल या टीयर 2 सिटीज़ में भी अभी ऐसे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहाँ पे ये प्रोसीजर्स डेली हो रहे हैं रूटीन बेसिस पे, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी एडवाइस हमेशा ये रही, जब भी आपको इसकी एडवाइस की जाए कि आपको इसकी ज़रूरत है तो बिना कोई डिले के वो समय रहते हुए करवा ली जाए। बिल्कुल, एडवाइस डॉक्टर ने अगर दी है और सलाह दी है कि आप ये जांच कराएं या इस तरह की कोई दवाई लें, अपने प्रिस्क्रिप्शन में बढ़ाई है उन्होंने, तो वो ज़रूर आप कराएं और ताकि आप इस बीमारी से बच सकते हैं और बहुत आसानी से इसका इलाज अब छोटे शहरों में भी मुमकिन है। तो अपने चिकित्सक पे विश्वास करके बाईपास भी अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं तो आप बाईपास भी ज़रूर कराएं। सर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसा माना जाता है कि हार्ट डिसीज़ को प्रमोट करती है। वो हाइपरलिपिडीमिया जो हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ जो तकरीबन हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अब भारत में डायबिटिक है। तो कितनी ये बीमारियां जिम्मेदार है? अगर इनको हम कंट्रोल में रखें तो क्या हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं? देखिए, इन सब ये मतलब अभी है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ बोला जाता है। आपकी इसमें हाइपरटेंशन आ गया, डायबिटीज़ आ गया, ओबेसिटी आ गया, ठीक है, और इन सब के साथ नहीं है तो भी एक जेनेटिक फैक्टर है जो काम करेगा, है ना। तो और इसके साथ अगर फैमिली हिस्ट्री है आपको, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये कार्डियक डिजीज़ हो सकती है। तो ऐसे कोई एक चीज़ नहीं है या एक चीज़ है तो हमें नहीं होगी, ऐसे आप नहीं है, क्लेम नहीं कर सकते। जी जी। तो ओवर ए पीरियड टाइम अगर, और ये क्या है, डिजीज प्रोसेस भी ऐसे है कि एज रिलेटेड भी हो सकता है कि ओवर ए पीरियड टाइम आपकी आर्टरी स्टिफ हो गई, या ऐसे नहीं है कि सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस से हो रहा है, कई बार आर्टरी में स्पाज्म होने की वजह से भी अटैक आ सकते हैं। तो इसमें यही है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा जाए और एक अपने स्टेमिना ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए, किसी भी अपनी खुद की लिमिट ना टेस्ट की जाए, तो आपको फ़ायदा होगा ऐसे में। जी सर, शल्य चिकित्सा, चूँकि आप इतनी शल्य चिकित्सा कर चुके हैं, बाईपास कर चुके हैं, तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ या एंजियोप्लास्टी की कुछ दवाइयाँ जीवन पर्यंत लेना ज़रूरी होता है। ऐसे में व्यक्ति जब सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो वो छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा आप बताएं क्या नुकसान, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ऐसे आपने अगर एंजियोप्लास्टी कराई है या आपकी बाईपास सर्जरी हुई है तो कुछ दवाइयाँ तो आपको उम्र भर लेनी है जी। वो आप अपने खुद से बंद नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्टर की सलाह भी हर मतलब शुरू पहले साल तो हम 3 महीने बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद हर साल आना है डॉक्टर के पास मिलने के लिए, और वो दवाइयाँ खुद से बंद नहीं कर सकते, वो उम्र भर चलेगी उनकी दवाइयाँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अभी जो ट्रीटमेंट हुई है वो कुछ सेगमेंट ऑफ आर्टरी या कुछ सिंगल वेसल या डबल वेसल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी आर्टरीज में डिजीज़ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो दवाइयाँ इसलिए लेना ज़रूरी है। जी सर, चूँकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये हम सब लोग हर समय अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, तो संक्षिप्त में 3, 4, 5 पॉइंट ऐसे बता दें शॉर्ट में, जो कि लोगों को अपने घर में रूटीन लाइफ रखनी चाहिए जिससे ये बीमारी से बच सकें। देखिए, ऐसे है कि आप पहले तो होम कुक फूड खाएं, है ना, जिसमें जैसे मेजॉरिटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लें, जंक फूड बिल्कुल ना लें, ठीक है, साथ में स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। जी ठीक है, स्मोकिंग किसी कारणों से कोई चीज़ में फ़ायदा नहीं करती है। करेक्ट। ठीक है, और साथ में अपना रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, तो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल सबको पता है, जी है ना, एक ऐसी बातें नहीं है जो कोई जानता नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ एक नीयत लैक करते हैं, विल नहीं है। करेक्ट। हाँ, डॉक्टर किन्नरेश बारिया सर, आप आए और इतने कम अल्प समय में आपने इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने कि अगर सही समय पर उचित सलाह मिले तो कार्डियक यानी कि हार्ट डिसीज़ से भी हम बच सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। बस ज़रूरी है अपने चिकित्सक पर विश्वास करें और बिना उसकी सलाह के कोई दवाई बंद भी ना करें और चालू भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।